वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल नंदे एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए थ्योरी लेक्चर्स लेकर आती हूँ और हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने 3 वंशज कर लिए, जो कि गुलाम वंश था, खिलजी वंश एंड तुगलक वंश। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सैयद वंश और लोधी वंश, दोनों के बारे में हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप बीच में स्किप करके देखोगे तो कुछ भी ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो ईजिली मिलती रहे। ओके, एंड आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ये का आपको नोटिफिकेशन खुद आ जाया करेगी। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहता है सैयद वंश। सैयद वंश ये सल्तनत काल का चौथे नंबर का वंश था, जिसका टाइम पीरियड है 1414 टू 1452, 1414 से लेकर 1452 तक। ठीक है, अब इसके संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। इसके संस्थापक कौन थे? खिज्र खां, जिनकी टाइमिंग रहती है 1414 से लेकर 1421 तक। और खिज्र खां को स्टूडेंट रयायत आला की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समटाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि खिज्र खां की उपाधि क्या थी या रयायत आला किसकी उपाधि थी, तो वो थी खिज्र खां की। अब खिज्र खां के आगे दो बेटे थे, एक था मुबारक शाह, दूसरा था फरीद खां। मुबारक शाह का टाइम पीरियड है 1431 से लेकर 34 तक। फरीद खां शासन पर नहीं बैठा। ठीक है, अब फरीद खां के भी आगे दो बेटे थे, मोहम्मद शाह और आलम शाह। यानी कि अब मुबारक शाह का कोई बेटा नहीं था, जिसकी वजह से ये, पहले आपको जैसे पता है कि पहले हमारे क्या चलता था कि राजा का पहला बेटा ही उसका उत्तराधिकारी होता था और वो वही शासन करता था उसके बाद। अब अगर उसके कोई छोटा भाई, चाहे वो छोटे के जितने भी भाई हो, वो नहीं शासन करते थे। हाँ, अगर जो शासक होता था उसका अगर कोई बेटा नहीं था, जैसे मुबारक शाह का आगे कुछ कोई संतान नहीं थी और फरीद खान उसका छोटा भाई था, जिसकी वजह से वो गद्दी पर नहीं बैठा, और फरीद खान की जो संतान थी वो आगे शासन करती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या रहते हैं संस्थापक कौन थे? खिज्र खां इसके संस्थापक थे, और तैमूर की सहायता की प्रसन्न होकर तैमूर ने खिज्र खां को लाहौर और दीवालपुर की सूबेदारी सौंप दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तैमूर की सहायता, जब खिज्र खां ने क्या किया, जब तैमूर ने इंडिया पर हमला किया तब खिज्र खां ने तैमूर की सहायता की उस अटैक में, जो कि किसके अगेंस्ट अटैक था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के अगेंस्ट। ठीक है, उनके अगेंस्ट ये अटैक था, जब इसमें खिज्र खां ने तैमूर की सहायता की, जिसकी वजह से क्या किया, तैमूर ने खिज्र खां को लाहौर और दीवालपुर की सूबेदारी दे दी। ठीक है, इसके बाद रहता है सैयद स्वयं को पैगंबर के वंश मानते। जो सैयद वंश थे वो क्या मानते कि वो उनके पीर पैगंबर जो मोहम्मद थे कि वो उनके वंशज थे, वो ये मानते थे। अब खिज्र खां तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। जो खिज्र खां था वो तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि के रूप में, यानी कि तैमूर का बेटा था शाहरुख, उसके प्रतिनिधि के रूप में ये खिज्र खां शासक करता था। इसके बाद क्या आता है, मुबारक शाह सुल्तान एवं शाही की उपाधि ली। यानी कि खिज्र खां को कौन कौन सी, एक तो रयायत आला की उपाधि मिली, सेकेंडली उसे सॉरी नहीं, इसकी नहीं, ये खिज्र खां की उपाधि नहीं है, ये मुबारक शाह की उपाधि है। मुबारक शाह ने किसकी उपाधि ली? सुल्तान और शाह की उपाधि ली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है मुबारक शाह का जो दरबारी इतिहासकार था वो अहमद सरहिंदी ने, एक मुबारक शाह का एक दरबारी इतिहासकार था जिसका नेम था अहमद सरहिंदी, जिसने क्या लिखी बुक? तारीख़ मुबारक शाही। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि तारीख़ मुबारक शाही किसने लिखी, तो वो अहमद सरहिंदी लिखी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुबारकबाद ने अपने नाम से ही एक एरिया भी बसाया जिसका नेम था मुबारकबाद। मुबारकबाद भी किसने बसाया? मुबारक शाह ने। इसके नेम से याद रखना, मुबारक शाह ने ये मुबारकबाद बसाया था। ओके, नेक्स्ट लास्ट अंतिम शासक सैयद वंश का कौन सा रहता है? आलम शाह, जिसकी टाइम पीरियड रहती है 1451। स्टूडेंट्स, सैयद वंश का इतना ज़्यादा, सैयद वंश का जितना जो जो इम्पोर्टेंट था उसमें वो मैंने आपको सारा करवा दिया। ये जितना भी करवाइए बहुत अच्छे से करिए,
ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट सैयद वंश के बाद हमारा क्या रहता है, लोधी वंश, जो कि हमारा 5वें नंबर का वंशज था, ठीक है। अब लोधी वंश की टाइम पीरियड क्या है, 1451 टू 1526। ओके स्टूडेंट्स, इसकी टाइम पीरियड रहती है 1451 से लेकर 1526 तक। अब इसके शासक कौन कौन थे, बहलोल लोधी, इसके संस्थापक कौन थे, लोधी वंश के बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे, जिनकी टाइम पीरियड रहती है 1451 से लेकर 1499 तक, यानी कि 1451 टू 1489 तक। ओके, अब बहलोल लोधी के बाद कौन आता है, सिकंदर लोधी, जिसकी टाइम पीरियड रहती है 1489 टू 1527, नो 1527, यस 21, सॉरी 21 तक रहती है, इस 1517, सॉरी मिसप्रिंट है, सॉरी, ये 1489 टू 1570 तक इनकी टाइम पीरियड रहती है, 1489 टू 1570 तक इनकी टाइम पीरियड रहती है, किसकी, सिकंदर लोधी की। पहला शासक कौन था, बहलोल लोधी, उसके बाद आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की ये टाइम पीरियड। अब सिकंदर लोधी के आगे दो बेटे थे, एक था जलाल खान, दूसरा एक था इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी के बाद कौन शासक बनता है यहाँ का, इब्राहिम लोधी, जिसकी टाइम पीरियड क्या है, 1570 टू 1526 तक, ठीक है। ये टाइमलाइन अच्छे से याद रखना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाता है बहलोल लोधी, बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली का शासन बना, यानी कि जो बहलोल लोधी था, उसको उपाधि कौन सी थी मिली थी, बहलोल शाह गाजी की उपाधि मिली। ये उपाधि के साथ वो क्या, दिल्ली का शासक बनता है, ठीक है। उसने एक सिक्का भी चलाया जिसका नेम था, उसके नाम से ही बहलोल सिक्का चलाया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहलोल सिक्का किसने चलाया, तो बहलोल लोधी ने चलाया। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि बहलोल सिक्का किस वंश से रिलेटेड था सल्तनत काल में, तो वो लोधी वंश से रिलेटेड था। नेक्स्ट है बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी शासक बना। बहलोल लोधी के बाद आता है सिकंदर लोधी, यानी कि जो इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लोधी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक कौन सा था, तो वो सिकंदर लोधी था। 1504 में उसने आगरा शहर की स्थापना की और बाद में उसे अपनी राजधानी बनाया, यानी कि जो हमारा करंट का आगरा शहर है, उसकी स्थापना किसने की, सिकंदर लोधी ने की। कब की, 1504 में की, ठीक है। इसके बाद वो क्या करता, उसको अपनी राजधानी उसने नियुक्त किया। नेक्स्ट आ जाता है, उसने कृषि विकास या भूमि माप के लिए गजे सिकंदरी चलाया, यानी कि उसने कृषि के विकास करने के लिए और भूमि माप करने के लिए गज ए सिकंदरी एक माप तोल का माप चलाया, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गजे सिकंदरी किसने चलाया, तो वो सिकंदर लोधी ने चलाया था। नेक्स्ट आ जाता है कि सिकंदर गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था, यानी कि सिकंदर जो था गुलरुखी उपनाम, यानी कि लिखता वो सिकंदर लोधी था, लेकिन उसने उसका अपना एक उपनाम रखा हुआ था जो क्या, गुलरुखी था। उससे किस लैंग्वेज में कविताएं लिखता था, फारसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है कि सिकंदर लोधी किस उपनाम, या सिकंदर लोधी का उपनाम क्या था, तो वो गुलरुखी था, ठीक है। अब इसके बाद आता स्टूडेंट्स इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी क्या, इस वंश का ये अंतिम शासक था। इसी के समय बाबर का अभियान हुआ। ओके, ये याद रखना है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस सल्तनत काल के किस शासक के समय बाबर ने भारत पर हमला किया, तो वो कब किया, उसने इब्राहिम लोधी के टाइम पे किया, ठीक है। अब इनके दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसको बोला जाता है प्रथम पानीपत युद्ध, यानी कि पहला पानीपत का युद्ध। तो वो कब हुआ, 21 अप्रैल 1526। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रथम पानीपत। ये पानीपत के 3 युद्ध हुए, अगले 2 युद्ध वो हम आगे आगे जैसे हम हिस्ट्री अपनी कंप्लीट करते जाएंगे वो आगे मैं आपको डिफाइन कराऊंगी। यानी कि इन तीनों पानीपत के युद्ध की टाइम पीरियड पूछी जाती है, टाइमलाइन मोस्टली आती है इनका कि ये कौन सा कब पानीपत का युद्ध कब हुआ, या प्रथम कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, थर्ड कब हुआ, ठीक है। ये अच्छे से याद करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है युद्ध भूमि में बनने वाला प्रथम सुल्तान इब्राहिम लोधी था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि युद्ध भूमि में बनने वाला प्रथम सुल्तान, यानी कि इसके पहले भी कई सुल्तान हुए लेकिन वो मरे नहीं, या तो वो भाग गए थे या तो उनको हरा दिया गया था, ठीक है। लेकिन युद्ध भूमि में बनने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो वो इब्राहिम लोधी था। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब जब बाबर ने भारत पर अटैक किया तब बाबर को इंडिया में भारत पर आने के लिए निमंत्रण किसने दिया था,
आलम खां ने दिया था, यानी कि जो क्या था, दौलत खां का चाचा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रहे, ये इसका क्या था, एक चाचा था दौलत खां, उसका सॉरी, ये दौलत खां का क्या था, ये चाचा था, या फिर कह लो कि बाबर का भी सॉरी इब्राहिम लोदी का भी ये चाचा था। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहे ये चीज़ कि इसके चाचे ने इसको निमंत्रण दिया था कि वो बाबर भारत पे अटैक करे, और अटैक करने के बाद वो उसको सल्तनत को ये चाहता था कि सल्तनत का उसको वो शासक बनाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे जाके मुगल शासन स्टार्ट हो जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। इसके बाद है पानीपत के पहले युद्ध में तोप का प्रथम प्रयोग हुआ। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि इतिहास में किस युद्ध में सबसे पहले तोप का यूज हुआ, तो वो कौन से युद्ध में हुआ, पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो किन के बीच थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, इस टाइम पे उस बाबर के साथ प्रमुख तोपची कौन था, उस्ताद अली मुस्तफ़ा नेम था। ये तोपची का नाम भी इम्पोर्टेंट है कि किस पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के साथ जो तोपची था उसका क्या नेम था, तो उसका नेम था उस्ताद अली मुस्तफ़ा। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बाबर ने इंडिया पर अटैक किया तो उसने तुगलमा पद्धति, यानी कि तुगलमा पद्धति के अकॉर्डिंग उसने ये इंडिया पे अटैक किया, जिस पद्धति के बारे में पहले इंडिया में किसी को पता नहीं था। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि सल्तनत की जगह, अब इसके बाद जैसे आपको पता है कि इसने अटैक किया और इब्राहिम लोदी इसमें मारा जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, तो जाहिर सी बात है जब सुल्तान ही मर जाता है तो फिर आगे इसने क्या किया, सल्तनत काल जो था वो सारा खत्म हो गया, और इसके बाद मुगल वंश की स्थापना भारत में हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जितना भी मैंने सल्तनत काल आपको करवाया वो सारा अच्छी लगी होगी वीडियोस। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन वीडियोस का फ़ायदा मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कोर्स नहीं है, मैं ऐसे कोई भी मैंने पेड ग्रुप नहीं स्टार्ट किया हुआ कि हाँ भी कि हम करेंगे कि पेड में आपको नोट्स दूंगी, नो, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स रहते हैं। तो कम से कम मैं चाहती हूँ कि इन वीडियोस का ही स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपको कराऊंगी सल्तनत काल का जो प्रशासन सिस्टम था वो हम डिटेल में करेंगे, बस फिर उसके बाद हमारा ये सल्तनत काल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फिर मुगल वंश। ठीक है, तो अपने और फ्रेंड्स को इस चैनल के साथ जोड़िए, ठीक है, ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो सके। ओके, फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।